नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई-लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। यूपीपीसीएस 2023 14 मई 2023 को होना सुनिश्चित है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, आप समझ सकें कैसा पेपर पूछा जाता है, आप अपनी गलतियों को सुधार सकें, आप ट्रिक सीख सकें कि कैसे पेपर को सॉल्व किया जाता है, हम आपके लिए लेके आए हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट फर्स्ट ये है, पूरे 150 क्वेश्चन इसमें होंगे, लेकिन इस मॉक टेस्ट को बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए हम 2 पार्ट में करेंगे। 75 क्वेश्चन अभी करेंगे, 75 क्वेश्चन इसका 1/2 का मतलब है 2 में से पहला पार्ट और फिर 2/2 आएगा, तो उसके अंतर्गत हम कर लेंगे। जैसे कि छोटा सेशन हो, करंट अफेयर सहित इसमें ये पूरा होना है और जीएस के सभी पोर्शंस पे इसमें क्वेश्चन होने हैं। 150 क्वेश्चन, जैसा पेपर आयोग बनाता है, ठीक वैसा ही पेपर। और ऐसा पेपर जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आयोग वाले पेपर को करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है मेन सिलेबस एनालिसिस के आधार पर। यूपीपीसीएस 2023 जिनको भी देना है, वो वीडियो उनको जरूर देखना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। 14 मई के पेपर में आपको कुछ परिवर्तन दिख सकते हैं, जैसा कि यूपी कमीशन ने नए सिलेबस में यूपी स्पेशल को शामिल किया है। उसको मद्देनजर रखते हुए आप वैसी तैयारी करिए, क्योंकि हाथ से जब एक अटेम्प्ट निकलेगा, तो बाकी बाद में आप क्या करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो खुद को जांचिए, आप आंसर भी करिए इसका। और ये सेशन हम आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, जिसको 8 मार्च तक 249 रुपये में 25 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में इस टेस्ट का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। एक ऐसा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है जिसमें 25 टेस्ट आपको मिलेंगे, पीडीएफ के साथ मिलेंगे, ऑनलाइन नेगेटिव मार्किंग के साथ आप टेस्ट दे सकेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ भी पीडीएफ प्राप्त कर सकेंगे। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को और लेते हैं पहला प्रश्न। हर एक प्रश्न की व्याख्या मैं करूंगा, पहले आप उत्तर दीजिएगा, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर नहीं आता है तो हमारे उत्तर से आप उत्तर भी जानेंगे और अपने उत्तर का मिलान भी करेंगे। पहला प्रश्न है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ द वर्क प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स दैट अकर इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन अ बायोटिक सिस्टम, उसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश मीडियम वाले इधर देखेंगे, मैं हिंदी में ही क्वेश्चन पढ़ूंगा। बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनॉमी, बायोमेट्री, कई शाखाएं ये आपके सामने दी गई हैं। इसमें से जो बायोनिक्स है, बायोनिक्स जो है, बायोनिक्स क्या करता है? बायोनिक्स जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति, इनका अध्ययन करता है। जहां तक बात बायोनिक्स की है, ये जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ क्या संबंध है उसका अध्ययन करता है। बायोनॉमी के अंतर्गत जीवन के नियमों, लॉ ऑफ लाइफ का अध्ययन किया जाता है। और जहां तक बायोमेट्री का सवाल है, बायोमेट्री में गणित और सांख्यिकी की तकनीकों के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न का सटीक उत्तर ये हो जाएगा। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। कौन सा एक बेमेल है? यानी कि 3 इसमें एक तरीके के हैं और एक इसमें कोई अलग है। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। अब आप यहां पर देखेंगे फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, ए, सी और डी, ये जीव विज्ञान से संबंधित है। जबकि साइकोलॉजी जो है, ये मनोविज्ञान, एक अलग विधा है। इसका इन तीनों से कोई मतलब नहीं है। तो ये बेमेल हो गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, तब इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या रहती है? क्या चौड़ाई बढ़ती है या प्रभावित रहती है या घटती है या अव्यवस्थित हो जाती है? तो शीशे की छड़ जब भाप में आप रखेंगे, तो इसकी लंबाई तो बढ़ेगी। लंबाई बढ़ने के साथ साथ इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। इसकी चौड़ाई, इसके व्यास में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ध्यान रखिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ती है। लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चाहे इसको आप व्यास कहिए, चाहे इसको चौड़ाई कहिए, दोनों तरीकों में आपको ध्यान ये रखना है। और जरा बताइएगा कि किस प्रिंसिपल के कारण ऐसा होता है, क्या घटित होता है जो ऐसा होता है? कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं और वह सूर्य से उत्पन्न होती हैं। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होती हैं या नहीं होती हैं, यही यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम नहीं होती हैं। उच्च ऊर्जा से आवेशित कण ये होते हैं, अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं, सूर्य के द्वारा उत्पन्न होते हैं। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग ये नहीं होती है। विद्युत
चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ये पार्ट नहीं होती हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारी चीजें याद कर लीजिएगा। हमारे टेस्ट सीरीज में भी इसी लेवल के प्रश्न आपको मिलेंगे, इससे और अप लेवल के प्रश्न मिलेंगे। और यूपी इस बार क्योंकि स्पेशल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यूपी स्पेशल पे हम एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। आप जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है, और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसका एक एक प्रश्न आपके लिए कई प्रश्नों की तैयारी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, समय रहते इसको ज्वाइन करिए। 14 तारीख से ये टेस्ट शुरू होंगे, 8 मई तक ये चलेंगे। एक अगला प्रश्न है, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रास क्या होता है? एफएम प्रसारण आप सुनते रहते हैं, 100.7, 100.1 ऐसे आप सुनते हैं, है ना, बहुत सारे एफएम। लेकिन उसका कभी भी प्रास आपने देखा है क्या 88 से कम या 108 से ऊपर है? आपने नहीं देखा होगा। तो ये 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। एफएम बैंड के लिए ये जो मानक है परास का, यही उपयोग किया जाता है। यही एफएम बैंड जो होता है उसमें 88 से 108 के बीच में ही ये मानक बैंड है, परास है, जिसका प्रयुक्त होता है। और ये आवृत्ति बैंड होता है। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कैसा बैंड है, तो ये आवृत्ति बैंड होता है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपसे अक्सर ऐसा पूछा जाता है। ध्वनि की जो गति है उस माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। अगर आपसे पूछा जाए किस पर निर्भर करती है, तो ये माध्यम का जो घनत्व है, डेंसिटी है, उस पर, और साथ साथ में जो इलास्टिसिटी है इस पर, इन दो चीजों पर ये निर्भर करती है। तो घनत्व दो चीजों पर अगर निर्भर कर रहा है, तो अब अधिकतम जो ध्वनि की गति है वो किस में होगी, किस माध्यम में होगी? ये भी पूछा जाता है कि किस पे डिपेंड करता है, तो प्रत्यास्थता पर और इसके घनत्व पर निर्भर करती है। दूसरी चीज क्या होती है? प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। और ध्वनि की गति जिसमें अधिक होगी, जिसका घनत्व ज्यादा होगा, प्रत्यास्थता ज्यादा होगी। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहे में ध्वनि की जो गति है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। किसमें ज्यादा हो जाएगी? लोहे में, आयरन में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपस्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। दूसरा है, ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। तीसरा है, मायक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। और अगला है, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कई स्टेटमेंट मिलाकर यह प्रश्न आपके सामने रखा गया है। हृदय अपस्रव्य ध्वनि पर कंपन करता है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्वनि की गति गैस में द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है। बस देखिए, आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। आपको पक्का पता चल गया कि 2 नंबर स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए कहाँ कहाँ 2 नंबर दिया है। ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। तो आंसर तो ऐसे ही निकल आया, सी ऑप्शन। मैक संख्या ध्वनि की गति का वर्णन करता है, सही है। अब आप में कॉन्फिडेंस आ गया। आप एक बार चेक कर लीजिए। जब कॉन्फिडेंस होता है तो आप चीजों को मिलान करके निकाल लेते हैं, रिकॉल हो जाती हैं चीजें। और पराश्रव्य जो ध्वनि है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि होती है। अब जरा बताइएगा, जो अपश्रव्य ध्वनि होती है उसमें क्या हर्ट्ज होता है, क्या लिमिट होती है? कितने से नीचे को अपश्रव्य कहते हैं? कमेंट करिएगा और अपने उत्तर देते चलिए, और मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करते चलिए। देखिए कितना आता है आपको, कितना आता है आपको। ये खिलवाड़ वाली पढ़ाई मत करिए, है ना। वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने से आप पीएससी और यूपीएससी पास नहीं कर पाएंगे। खास करके यूपीपीसीएस का पेपर काफी अच्छा आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिलामेंट्स का तार एक समान नहीं होता। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। फिलामेंट के सहायक तार उच्च तापमान पर पिघल जाते हैं। अब देखते हैं, जो पहले बल्ब आते थे वो कुछ दिन के बाद फ्यूज हो जाते थे। एक उनका साधारण बल्ब जो आप देखते हैं उनका छोटा जीवन काल होता था। आजकल की जो एलईडी है, आजकल की जो लाइट्स हैं वो ज्यादा लंबी चलती हैं। उनका लाइफ साइकिल जो है, लाइफ साइकिल ना कहिए, उनकी जो लाइफ है वो ज्यादा होती है। और उसका ये कारण होता है कि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। जहाँ पे कमजोर होगा वहां से टूट जाएगा। पूर्ण रूप से निर्वाचन भी संभव नहीं है, निर्वातित नहीं किया जा सकता है। वैक्यूम्ड नहीं किया जा सकता उसको। और फिलामेंट के सहायक तार उच्च तापमान पर पिघल जाते हैं, तो पिघलना भी एक कारण है। ये तीनों चीजें हो जाएंगी, इसी कारण से जो बल्ब का जीवन काल होता है वो छोटा होता है। एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? आपको पता होगा कि जो विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति P इक्वल टू विभवांतर V इंटू धारा I।
P इक्वल टू VI होता है या I इक्वल टू P/V होता है, आपने पढ़ा है। अब अगर विभवांतर 2 गुना कर देंगे और धारा भी 2 गुना कर देंगे, इसको भी 2V कर दीजिए और इसको भी 2I कर दीजिए, तो जो शक्ति है वो क्या हो जाएगी, 2 2 4 4P हो जाएगी। यानी कि ये 4 गुना बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, ये 4 गुना बढ़ जाएगी। बस ये फार्मूला याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कोई भी 2 चीजें दी होंगी, तीसरी आप निकाल लेंगे। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिसमें लाखों रुपये की बचत हो। कितना बढ़िया एडवांस प्रश्न है। अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी की बात हो रही है। सुपर कंडक्टिविटी किस तापमान पर आर्थिक महत्व, अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, एक्सट्रीम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की हो सकती है, ये पूछा जा रहा है। तो ये सामान्य ताप पर ही ऐसा काम करती है। जैसे टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो उतना अच्छा काम नहीं करेगी। लाखों रुपए की बचत अगर करना है तो सामान्य टेम्परेचर पर इसको प्रयुक्त करना होगा, है ना। और ये अतिचालकता की जो अवस्था है वो धातुओं का तापमान 0 डिग्री केल्विन के लगभग इसमें रहता है और ये ताप भिन्न भिन्न धातुओं के लिए अलग अलग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक ही होता है तो नहीं, अलग अलग होता है और इस तापमान को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है ना। काफी आप समझ सकते हैं खर्चीला होता है। और यदि अतिचालकता का गुण सामान्य ताप पर हम विकसित कर लें तो हमारे लिए ये सबसे ज्यादा किफायती हो जाएगा धन की बचत, क्योंकि अलग अलग -273 माइनस में अगर हम रखना है तो उसके लिए हमको खर्चा करना पड़ेगा, व्यय साध्य कार्य होगा। लेकिन अगर ये सामान्य ताप पर हो जाए, सामान्य तापमान पर हम इसको डेवलप कर ले जाए तो हमको कम पैसा का, तो सामान्य ताप पर ही ऐसा हो सकता है। समझ गए बात को ना। ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लाए हैं, जिससे कि आपका सारा जीएस का हर एक पोर्शन टच हो जाए। इसमें करंट अफेयर को भी हम कवर कर रहे हैं और इसमें करंट अफेयर के साथ में आप ये मान के चलिए सीसैट के भी 5 पेपर हम दे रहे हैं, तो वो आपकी जो लेजीनेस है कि हम करंट अफेयर वो सीसैट क्या पढ़ें और करंट अफेयर भी लास्ट में पढ़ के जाएंगे, वो सब दूर करके हम आपको तैयार करेंगे। तो और बहुत ही 249 6 से 8 मार्च के बीच में, बाद में इसका ये प्राइस तो 899 है, तो बाद में आप इसको लेंगे 899 में, तब भी आपको यही चीज मिलेगी। तो आप इसको जैसा चाहें, कितना खर्च करके आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारी टीम का प्रयास है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेसान की खोज, पॉजिट्रॉन की खोज, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत और परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण। सबके नाम दिए हैं, किसने किया है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि मेसान की खोज ये युकावा ने ही की थी, हिडेकी युकावा। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन और UF हेस ने की थी। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA बेथे, इन्होंने ही दिया था। लेकिन यहां पर जो दिया हुआ है पैरा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण, ये एर्निको फर्मी, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा जो पैरायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण ये किया था GT सीबोर्ग ने। किसने किया था? सीबोर्ग ने किया था, GT सीबोर्ग ने इसको किया था। तो ये गलत दिया है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा यूरेनियम समस्थानिक है? तो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। जहां पे सरल प्रश्न है उसको बहुत सतर्कता के साथ किया कीजिए, और जो लोग सतर्क होके सरल प्रश्नों को सही कर ले जाते हैं, बस उन्हीं लोग बाजी मारने में सफल होते हैं। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? आनुपातिक कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर या पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर? तो ये आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। मिनिमम फंड सिस्टम जो है न्यूनतम कोष प्रणाली है, उसी पर यह आधारित है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की जो निर्गमन प्रणाली है वो आनुपातिक कोष प्रणाली पर पहले हुआ करती थी, लेकिन 1956 में एक परिवर्तन किया गया और 1956 से इसको न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित कर दिया गया। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव। वित्तीय समावेशन अगर आपको करना है, इकोनॉमिक फिनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, वो करना है, तो इस पर एक समिति गठित की गई थी, वो भी आपको याद रखना है, डॉक्टर सी रंगराजन। इस समिति का नाम था डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता के कारण उन्हीं के नाम पर। वित्तीय समावेशन उन्होंने बताया कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय सेवाएं सही समय पर, दो चीजें हैं, एक तो सही समय पर टाइम का ध्यान रखा जाए
और दूसरा सही अनुपात में रेशियो का ध्यान रखा जाए। समाज के पिछड़े वर्गों को, कम आय वर्ग वाले जो लोग हैं उनको कम लागत में उपलब्ध हम करा सकें। निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, ये सारे कारण हैं जो इस प्रक्रिया में बाधक होते हैं। पढ़े लिखे लोग होंगे तो जल्दी अडॉप्टेशन इसका कर लेंगे। भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार कीजिए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक प्रत्यय एवं निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इन संस्थाओं की स्थापना का सही कालक्रम आपको बताना है। आईएफसीआई की स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी। आईसीआईसीआई की स्थापना जनवरी 1955 में हुई थी। आईडीबीआई की स्थापना 1964 जुलाई में हुई थी और नाबार्ड की स्थापना कई बार पूछी गई है, 1982 में हुई थी, जुलाई में ही। अब इसको आप क्रम से सजाएंगे तो ए बी मतलब 1 2 3 4 यही इसका सही क्रम हो जाएगा। 1 2 3 4 ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में देखिए ऐसे प्रश्न जब आप क्रम वाले प्रश्न कर रहे हैं या कोई प्रश्न इस तरीके के हैं जो फैक्चुअल हैं, उनको भी करने में एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब आप वो प्रैक्टिस करते रहते हैं तो प्रश्न आसान लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है भारत में कौन सा म्यूचुअल फंड संगठन सबसे बड़ा है? तो यह है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी को 1964 में। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा संगठन है। भारतीय शेयर बाजारों में सबसे बड़ा निवेशकर्ता भी यही है। बिगेस्ट इन्वेस्टर है भारतीय शेयर बाजार में, ये इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगला जो प्रश्न है, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर संचालित होने वाली तृतीय पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है, थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल है नाग। और दूसरा है पिनाका, एक बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर है। आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से है दागो और भूल जाओ, यानी कि आपने एक बार फायर कर दिया फिर वो अपने हिसाब से चलती रहेगी। तृतीय पीढ़ी की है, एंटी टैंक है। पहली बात सही है और दूसरी बात भी सही है। पिनाका एक बहु बैरल मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाजवाब प्रश्न है ना? बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इससे सरल ही पूछे जाएंगे, इससे कठिन नहीं पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? सेंसेक्स, बीएसई, निफ्टी, सेप्स। जो सेप्स है, सेप्स स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स को कहते हैं। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को सेट्स कहते हैं। तो ये जो सेट्स है ये तो सेप्स जो है, सेप का संबंध है वित्तीय असंतुलन को ठीक करने से, है ना। सेप्स जो है वित्तीय असंतुलन को ठीक करने से संबंधित है। भारत सरकार ने जो नई आर्थिक नीति 1991 में शुरू हुई थी, 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी में इसको इंट्रोड्यूस किया था। बाकी सेंसेक्स, बीएसई और निफ्टी ये शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे कई बार पूछे जाते हैं और बड़े सरल होते हैं, ये आप कर भी लेते हैं इसको। भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? भूमि विकास बैंक कौन सा कार्य करता है? तो दीर्घकालिक या अल्पकालिक ऋण, दूसरा है बड़े उद्योग या लघु उद्योग। तो भूमि विकास बैंक जो है ये सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि कृषकों को ऋण देता है। तो एक तो कृषक, अब कृषकों को दीर्घकालिक देता है कि लघुकालिक देता है? तो कृषकों को दीर्घकालिक देता है, दीर्घकालिक ऋण देता है। जरा बताइएगा भूमि विकास बैंक का कॉन्सेप्ट जो है कब आया था, किस सन में, है ना? ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट करके इसको बताइएगा। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान भारत सरकार का जो श्रम मंत्रालय है उसके अधीन आता है। जो श्रम से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, चाहे वो श्रम प्रशासन है, ट्रेड यूनियन है, सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन का कार्य है, ये सब करता है। और ये स्थित है नोएडा में। कहां पर स्थित है? नोएडा में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है? दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। पास्चुराइजेशन की जो प्रक्रिया है ये खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि में प्रयुक्त की जाती है।
तो खाद्य संरक्षण की जो विधि है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और इस विधि का जो खोज करने का श्रेय है वो दिया जाता है लुई पाश्चर। किसको दिया जाता है? लुई पाश्चर को। लुई पाश्चर ने इस विधि की खोज की थी और उन्हीं पाश्चर के नाम से ही पाश्चराइजेशन इसका नाम रखा गया है। 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है इसमें दूध को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसको ठंडा कर लिया जाता है और इससे जो हानिकारक कीटाणु होते हैं, हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं तो दूध खराब नहीं होता है। कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? देखिए यूपी स्पेशल का ये प्रश्न है। यूपी स्पेशल पे बहुत जोर देना है और हम अपनी टेस्ट सीरीज में यूपी स्पेशल को खूब ज्यादा जोर देने वाले हैं। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसमें मैंने आपको बताया है कि क्यों इसका वेटेज बढ़ने वाला है। नहीं बढ़ा तब तो कोई बात नहीं, लेकिन बढ़ गया तो बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यूपी पीसीएस 2023 14 मई अगर आपका टारगेट है तो आप बहुत सही से तैयारी करिए। कजरी बनारस, बिरहा कानपुर, होली ब्रज, यहाँ पे ब्रिज लिखा है लेकिन इसको ब्रज होना चाहिए, और नौटंकी हाथरस। कजरी बनारस सही है, यहाँ पर होली ब्रज सही है, नौटंकी हाथरस सही है, लेकिन जो बिरहा है ये लोक गायन की विधा उत्तर प्रदेश और बिहार में और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में आप जाएंगे तो भोजपुर का जो इलाका है जहाँ पे भोजपुरी भाषा है वहीं क्षेत्र में ये प्रचलित है। कभी कभी पूछा जाता है कि ये कौन गाता है, तो जो बिरहा है ये अहीर लोग गाते हैं और अंतिम शब्द इसमें प्रायः बहुत खींच कर गाया जाता है। अब इस लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा। अंतिम शब्द बहुत खींच कर गाया जाता है ना। जैसे ऐसा कहा जाता है, वेद हकीम बुलाओ कोई गोइया कोई लोरी खबरिया मोर, इस टाइप का, है ना, इस तरीके से गाया जाता है। और बिरहा बिरह शब्द से बना हुआ है। सामाजिक वेदना जो है, सामाजिक वेदना बड़ी आसानी से इसमें व्यक्त की जाती है। छंद, काव्य, गीत, अन्य रस का आनंद भी इसमें लोग लेते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? पश्चिम में आप जाएंगे तो कौन सी नदी मिलेगी? थोड़ा सा गेस करिए तो आपको ये पता चल जाएगा। यमुना भारत की जो नदी है वो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम तो प्रयागराज में होता है। सरस्वती विलुप्त प्राय है, बाकी गंगा यमुना संगम करके संगम बनाती हैं। तो यमुनोत्री से ये निकलती हैं और प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाती हैं। और ये पश्चिम में देखें उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने का कार्य ये करती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां भी आप जान लीजिए, चंबल है, सेंगर है, छोटी सिंधु है, बेतवा है, केन है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बालाडीला खान मध्य प्रदेश में स्थित है। बालाडीला खान से हेमेटाइट लॉ एस का खनन किया जाता है। बालाडीला जो खान है क्या ये मध्य प्रदेश में है? पहले इसको चेक करिए। बहुत आसानी से आप पढ़ के, अगर अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन करते हैं तो आपका आधा काम वहीं समाप्त हो जाता है। ध्यान से पढ़ के, ये जो खान है ये छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा पड़ता है, दंतेवाड़ा, तो दंतेवाड़ा में ये स्थित खान है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पड़ता है आपका दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में ये स्थित खान है। तो मध्य प्रदेश में तो ये अब नहीं है, पहले हुआ करती थी। और दूसरा है कि इसमें हेमेटाइट लॉयस्क का खनन किया जाता है। तो दूसरा यहाँ पर ये सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? कौन सी गैस? स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। ऑर्गन, नियान, जिनॉन, नाइट्रस ऑक्साइड। हवा से भारी होती है ये, हवा से भारी होती है ये। अब पहचान पाए आप कौन सी गैस है? ये जिनान है और इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। जिनान को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है तो आप बता दीजिए 54 होता है। इसकी खोज किसने की थी? तो विलियम रॉमसे और मॉरिस ट्रेवर्स ने की थी। विलियम रॉमसे और मॉरिस ट्रेवर्स ने इसकी खोज की थी। पुरानी बात है, 1898 में ही खोज ली गई थी। और इसकी वायुमंडल में मात्रा अगर देखें तो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, थोड़ी सी, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, कौन सा हैलोजन है? पीड़ाहारी की तरह, एनाल्जेसिक जो होता है उसकी तरह इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो यह है ब्रोमीन। ब्रोमीन के यौगिकों का उपयोग पीड़ा नाशक के रूप में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो है हैलोजन है और इसका औषधीय प्रयोग है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि 1981 से 91
जनगणना अवधि जो थी उसके दौरान हुई। किसकी? उत्तर प्रदेश की, भारत की नहीं। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में सर्वाधिक कमी 1951 से 61 जनगणना अवधि के दौरान हुई। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में जो दोनों बातें दी हुई हैं ये दोनों सही हैं। याद करिएगा, अलग अलग प्रश्न भी वैसे भी पूछे जाते हैं। जब जनघनत्व की सर्वाधिक वृद्धि की बात आएगी तो 81 से 91 और सर्वाधिक कमी की बात आएगी तो 51 से 61। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पश्चिम का द्वार इस्तांबुल, जीके की टाइप का प्रश्न है ये। झीलों की वाटिका फिनलैंड, सूर्योदय का देश चीन और परलाप साइबेरिया वैकाल झील। एक देखिए कोई पहले, कोशिश करिए। अगर आपको आता है कि सूर्योदय का जो देश है वो चीन नहीं है, अगर वो आपको पता है कि जापान है, तो आप इसको कट करिए। और 3 कहां पर नहीं है इन सब में? अब बाकी बचा, अब 2 तो निकल गए, अब एलिमिनेट करके केवल 2 बचा, बी और डी। पश्चिम का द्वार इस्तांबुल होता है तो सही उत्तर डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, जिससे कि आपका जो कम ज्ञान है उससे भी क्वेश्चन सही हो जाए, नहीं तो कंफ्यूज होंगे तो समस्या होगी। आपके पास पेन पेंसिल होती है, उसे कट करके और एलिमिनेट कर लिया कीजिए। निम्नलिखित में से सही युग्म, यहाँ पर एक तरफ संस्थान दिए हैं, दूसरी तरफ मुख्यालय, इसको बताना है कौन सा सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन दिया हुआ है, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली। ये तीनों है, तीनों की तीनों सही हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तीनों संस्थान सही हैं। संस्थान, अब इसी के बहाने और भी लिस्ट निकालिए, बहुत ज्यादा मत पढ़िए एक साथ, 8-10, जैसे 3-4 आपने ये पढ़े तो 3-4 और पढ़ लीजिए। आप जब 100-150 एक साथ पढ़ते तो कुछ नहीं याद रहता है ना। और कुछ ट्रिक होनी चाहिए, जो चर्चा में रहते हैं वही पूछे जाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप कौन सा है? नदी पर अवस्थित सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे कहा जाए तो ब्राजील के अमेजन में एक द्वीप पड़ता है मराजो। मराजो महिंद्रा की एक कार भी आई थी, मराजो द्वीप पड़ता है। ये अमेजन और पारा नदी एक पड़ती है, तो अमेजन और पारा नदी पर यह स्थित है मराजो। और सेकंड नंबर पर आता है, लेकिन इसको द्वीप माना नहीं जाता है क्योंकि इसके किनारे पर अटलांटिक महासागर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का अगर द्वीप देखा जाए तो ये माजुली है, मराजो और माजुली। तो मराजो जो है वो क्योंकि अटलांटिक ओशन से कनेक्ट हो जाता है, इस कारण से इसको माना नहीं जाता। बाकी एशिया का सबसे बड़ा जो है ताजे पानी का अगर पूछा जाए तो ये माजुली है। माजुली जो है किस नदी पर है ये कमेंट करके आपको बताना है। मजे के साथ, मस्ती के साथ पढ़ाई करिए। मस्ती ऐसी नहीं कि आप पढ़े ही ना, मस्ती ही करते रहें। मस्ती ऐसी नहीं कि आप पढ़े ना, पढ़ाई में मस्ती ढूंढना है। लोग कहते हैं मस्त होके पढ़ना है, यानी कि पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं। और ये नहीं, देखिए होता क्या है, जब आपको बहाने मिलते रहते हैं, आपको बहाना मिल गया कि आपको टेस्ट देना है, आपको बहाना मिल गया कि आपको टेस्ट देना है, इसका शेड्यूल दे दिया गया, तो आप पढ़ते रहेंगे। आपको बहाना है आपके पास कि आपको टॉप करना है, 100, 200, 500 लोगों के बीच में आपको आगे निकलना है, तो आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, नहीं तो फिर लेजी टाइप में सारा कुछ होता रहता है। जनसंख्या पिरामिड के अंतर्गत 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या समूह के जो व्यक्ति हैं उनको किस रूप में गिना जाता है? क्या ये कार्य करते हैं? 0 से 14 साल का जो बच्चा है वो आश्रित रहता है और 60 साल से ऊपर लोगों को भी आश्रित माना जाता है। वो अलग बात है कि पेंशन मिलती है तो और लोग उनके ऊपर आश्रित रहते हैं, लेकिन ये जो जनसंख्या पिरामिड है उसमें ऐसे ही कैटेगरी बनाई गई है, तो इसको आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहां से आता है? गोल्डन राइस, सुनहरा धान, जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धि थी, जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धि है। प्रोफेसर इंगो पोट्रिक्स, प्रोफेसर इंगो पोट्रिक्स, तो इंगो पोट्रिक्स और साथ में एक नाम याद रखिएगा पीटर वेयर का, इन्होंने गोल्डन राइस, इसके रंग के कारण गोल्डन राइस इसका नाम रखा गया है, तो इन लोगों ने गोल्डन राइस का डेवलपमेंट किया है, इसके जन्मदाता माने जाते हैं। और इसमें जो बीटा कैरोटीन जीन है वो कहां से लाया गया? तो ये लाया गया डैफोडिल से। कहां से लाया गया? डैफोडिल से। आपने अभी तक पढ़ा होगा बस किसको कहते हैं। तो ये जीनोम में 2 जीन होते हैं डैफोडिल से, और एक जीन होता है एर्विनिया इरोडोवेरा नामक जीवाणु से। इसी को इंसर्ट किया जाता है, निवेशित किया जाता है, तब इसको बनाया गया। तो ये डैफोडिल और दूसरा याद रखिएगा एर्विनिया यूरेडोवेरा, एर्विनिया यूरेडोवेरा।
अब आप जब इस लेवल का पढ़ लेंगे तो आपके सरल प्रश्न तो वैसे ही सही हो जाएंगे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। एस्टिक अम्ल, मक्खन दिया हुआ है एक तरफ, दूसरे लैक्टिक अम्ल, एसिड अम्ल, और इधर दिया हुआ है ब्यूटेरिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल को आप किससे मिलाएंगे? एस्टिक अम्ल को आप मिलाइए सिरके से। इधर लिखिए 3। लैक्टिक, लैक्टिक तो दूध से मिल ही जाएगा, तो बी का 4 हो जाएगा। ब्यूटेरिक, ब्यूटेरिक को आप मिला दीजिए मक्खन से। 3 आपको अगर मिल गया, अब एक भी देखिए आप मिलाइए पहले एस्टिक अम्ल, तो एक का 3 कहाँ कहाँ दिया? तो 2 में दिया है, ठीक है। दूसरा आपको मान लीजिए ब्यूटेरिक पता है, तो आपने देखा सी का 1, भाई इसी से काम चल गया और बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 2 में नॉर्मली हो जाता है, कभी कभी 1 में, लेकिन अब 1 वाला नहीं, 2 में हो जाता है, कभी कभी 3 आपको मिलाना पड़ता है। तो साइट्रिक अम्ल कहाँ पे हो जाएगा? ये नींबू में। डी का 2 अगर आप मिलाएंगे तो 2 में देखिए आ रहा है। इसी तरीके से इसको किया कीजिए। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसका प्रयोग, खमीर का प्रयोग जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है व्यावसायिक उत्पादन जब किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? कहने का मतलब है श्वसन अंग और रक्त प्रणाली होती ही नहीं है। दूसरे रूप में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि इनके अंदर जो श्वसन अंग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ब्लड सिस्टम जो है ये एब्सेंट रहता है, लेकिन श्वसन होता है। तो ये है हाइड्रा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है? हाइड्रा। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है किसका? बढ़ी हुई प्रोटेस्ट ग्रंथि का, पित्ताशय की पथरियों का, विशेष प्रकार के कैंसर का, गुर्दे की पथरियों का। तो इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रे थेरेपी नहीं, इसका सही नाम अगर लिखेंगे तो बीम थेरेपी। रे भी लिखा मिल सकता है लेकिन बीम ज्यादा सटीक है। तो इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी जो है इसके द्वारा विशेष प्रकार के कैंसर का इलाज किया जाता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर का इलाज किया जाता है। बाह्य रेडियोथेरेपी ये होती है, बाह्य रेडियोथेरेपी होती है, एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। 2 चीजें हैं यहां पर दी हुई हैं, 2 स्टेटमेंट। 9 दिसंबर 1946 की बात है, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, सच्चिदानंद सिन्हा सीनियर होते हैं, अस्थायी तौर पर उनको अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर स्थायी तौर पर जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 में ही 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। दोनों बातें यहां पर सही हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अब एक प्रश्न है कि सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुने गए थे। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1962 में सोवियत संघ तथा भारत ने एक करार किया जिसमें भारत को मिग जहाजों का निर्यात करने की अनुमति दी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1963 में अपने कार्यकाल में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। 1962 में सोवियत संघ और भारत ने एक करार किया था और उसके अंतर्गत ये मिग जो है ये देने की बात हुई थी। सोवियत संघ से ये करार हुआ था। 1947 से 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1963 में अपने कार्यकाल में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था। तो दोनों बातें यहां पर सही हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने और किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार तो है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है? आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 में संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने, ये सब अधिकार किसको दिए गए हैं? भारत के महान्यायवादी को, भारत के महान्यायवादी को। तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस तिथि से लागू किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब जैसा पैटर्न आने वाला है उस लिहाज से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये किस तिथि से लागू किया गया, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए
संपूर्ण प्रदेश में ये लागू कर दिया गया था। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं, 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल इसके अंतर्गत दिया जाता है 1 मार्च 2016 से। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अब जैसे ये प्रश्न है, आप हो सकता है इसको सोचे कि ये क्यों पूछा जाएगा? ये इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि आप जब कहीं करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो उसमें कहीं इसकी चर्चा हुई होगी, कहीं पर कोई चर्चा होगी तो इसको पूछ लिया जाएगा। ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आए तो उससे लगी सारी चीजों को, आसपास की चीजों को भी आप देखने की कोशिश किया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए ये स्रोत है, गाजर, विटामिन ई ताड़ का तेल, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन के धान की भूसी। तो इसमें जो गाजर दिया है वो विटामिन ए तो बिल्कुल सही दिया है, बाकी सब सही दिए हैं, लेकिन धान की भूसी जो विटामिन के दिया हुआ है ये गलत है। विटामिन के जो है, धान की भूसी के तेल से विटामिन बी तो प्राप्त होता है, लेकिन विटामिन के नहीं प्राप्त होता है, विटामिन के नहीं प्राप्त होता है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये डी। बाकी ये विटामिन डी, कार्ड यकृत तेल ये सब सही है। कार्ड यकृत तेल में विटामिन डी मिलता है। और धान की भूसी किसी प्रकार का कोई खाद्य नहीं है, आप घोड़े नहीं कि धान की भूसी खाएंगे। धान की भूसी की तेल में थोड़ा बहुत विटामिन बी रहता है, स्रोत खैर हो सकता है, वो तो मैं मजाक की बात कर रहा हूं, लेकिन विटामिन के का जरा स्रोत हमको बताइएगा कि विटामिन के अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको किस चीज का सेवन करना होगा या कैसे मिलेगा? निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां केवल लोकसभा के पास है? धन विधेयक का पुनर्स्थापना, आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। ये आपको पता है कि धन विधेयक की पुनर्स्थापना ये यही हो सकती है। तो एक चीज तय हो गई कि बी और डी में से उत्तर नहीं होगा। अब उत्तर यही केवल आपको चेक करना है कि ए होगा या सी होगा। अगर तीसरा भी सही है तो ए हो जाएगा, अगर तीसरा नहीं सही है तो सी हो जाएगा। एलिमिनेशन कैसे करते हैं? तो धन विधेयक की पुनर्स्थापना सही है और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना है तो ये भी लोकसभा के पास ही है। वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित होते हैं, अनुच्छेद 109 ये कहां पर कहा गया है? 109 में, ठीक है। और अगर भारतीय संसदीय प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो वो भी लोकसभा में ही होगा, ठीक है। तो पहला और तीसरा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर ये पास हो गया तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है महोदय, ये ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? भारत के संविधान में भाग 20 एक आता है, भाग 20 आता है और उसके अंतर्गत आर्टिकल आता है 368। संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। 3 प्रकार के संशोधन है, एक साधारण बहुमत से, एक 2/3 बहुमत से और एक राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति से। 3 प्रकार के हैं, कभी पूछ लिया जाए तो ये बता दीजिएगा। और ये 368 अनुच्छेद कौन सा है? 368 जिसके अंतर्गत की भाग पूछ लिया जाए तो भाग है 20। एक दलीय शासन प्रावधान करता है सरकार में और अधिक स्थायित्व के लिए, दल में और अधिक अनुशासन के लिए। क्या करता है? तीसरा है सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए और अगला है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे आपको ये दिख जाए। पहला है सरकार में अधिक स्थायित्व के लिए, दूसरा है दल में अधिक अनुशासन के लिए, तीसरा है सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए और चौथा है दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए। तो सरकार में और अधिक स्थायित्व क्या आता है? एक दलीय शासन से बिल्कुल आएगा, स्थायित्व तो आएगा ही। दूसरा है कि दल में और अधिक अनुशासन आ जाएगा क्योंकि एक ही दल है। सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए ये भी सही है, लेकिन दल में और अधिक अनुशासनहीनता दोनों चीजें तो होंगी नहीं, तो चौथा गलत हो जाएगा। सामान्य सा प्रश्न है, पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक ही राजनीतिक दल, जब एक दलीय व्यवस्था होती है तो एक ही राजनीतिक दल होता है, उसी दल की सरकार बनती है, तो स्थायित्व तो उसमें आ ही जाएगा, शक्तिशाली भी होगी, प्रभावशाली भी होगी। भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व क्या होता है? परिवार, प्रेस, न्यायिक निर्णय या शिक्षा संस्थाएं? तो जनमत के निर्माण में आपको क्या लगता है? जो भी चीजें छोटी से बड़ी कुछ भी होती हैं, अब लोग देखिए पॉपुलर होने के लिए तुरंत किसका सहारा लेते हैं? तुरंत प्रेस का सहारा लेते हैं। प्रेस का मतलब आजकल आप समझ लीजिए कि जो यूट्यूब है उस पर जो समाचार न्यूज चैनल है वो सब भी इसी में आ गए। तो बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग होती है, वो आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन ऐसा होता है और उसी के भरोसे फिर जो परोसा जाता है वही
सामान्य जनता के दिमाग में छा जाता है। तो प्रेस ये जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है। पहले तो प्रेस ही था, अब धीरे धीरे माध्यम जो है और ब्रॉड हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अरहर, नीलम, मूंगफली, चंद्रा, मसूर, पंत, एल 406, गेहूं, वरुणा। नई प्रजातियां भी आपको पढ़नी होती है जो साल 2 साल में इधर आई हैं। अरहर, नीलम ये तो सही है, ये प्रजाति है, इसकी किस्म है। मूंगफली, चंद्रा भी सही है। मसूर, पंत, एल 406 सही है। वरुणा जो है ये राई की प्रजाति है, वरुणा गेहूं की प्रजाति नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह असुमेलित है। कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष आपको बताने हैं अगले प्रश्न में। ट्राइसेम योजना अगस्त 1979, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अक्टूबर 1980। जवाहर रोजगार योजना अप्रैल 1995 यहां पर दी हुई है। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल को तो शुरू की गई थी, लेकिन ये 1989 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1989 में। तो ये जो है सी ऑप्शन इसका गलत दिया है। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तारीख मसूदी, अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी, तबकात ए नासरी, मिनहाज उस सिराज, फतवा ए जहादारी, जियाउद्दीन वर्नी और किताब उल यामनी अल बरूनी। जो किताब उल यामनी है ये रचना अल बरूनी की नहीं है, ये रचना है उतबी की। इसकी रचना है उतबी की। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के 1020 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी किताब उल यामनी जो उतबी की रचना है उससे मिलती है। कभी भी आपसे पूछा जाए तो इसको बताइएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तरंग दैर्ध्य बहुत कम होने के कारण गामा किरणों में अत्यधिक ऊर्जा होती है। और दूसरा है कि गामा किरणें लोहे की चादरों को पार नहीं कर सकती। गामा किरणें बहुत कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें होती हैं, इनकी ऊर्जा जो होती है वो बता रहे हैं बहुत अधिक होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, लोहे की चादरों को पार कर सकती हैं, इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है। तो पहला सही है, लेकिन यहां पर जो दूसरा है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोहे की चादरों को भी ये पार कर जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्वनि तरंगों का अपवर्तन वायु की भिन्न भिन्न परतों का ताप अलग अलग होने के कारण होता है। दूसरा है कि गर्म वायु में ध्वनि की चाल ठंडी वायु की अपेक्षा कम होती है। ये दो स्टेटमेंट है। ध्वनि का जो अपवर्तन है, जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो तरंगों का अपवर्तन होता है, यानी कि अपने पथ से वो विचलित हो जाती हैं। और ध्वनि तरंगों का अपवर्तन वायु की भिन्न भिन्न परतों पर अलग अलग तापमान के कारण होता है। ये बिल्कुल सही बात है, तो पहला सही है। लेकिन जब ये गर्म वायु में ध्वनि की चाल आप देखेंगे तो ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक होती है, ये कम नहीं होती, अधिक होती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है और दूसरा यहां पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और इसका उल्टा भी उतना सही होता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रहों की गति का विस्तृत अध्ययन जॉन कैपलर ने किया। और दूसरा स्टेटमेंट है कि जॉन कैपलर ने ग्रहों की गति के लिए 2 नियम प्रतिपादित किए थे। ग्रहों के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो कैपलर का नाम आता है। जॉन कैपलर ने किया था और इस संबंध में उन्होंने नियम भी दिए थे। कैपलर का जो नियम था उसमें था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य की चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य कक्षा के एक फोकस पे है, केंद्र में है। और ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग है वो नियत रहता है। और एक बात इन्होंने और कही थी कि ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी सूर्य से जो मध्यमान दूरी है उसके तृतीय घात या घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से 3 नियम दिए थे। पहला नियम था परिक्रमा वाला, दूसरा था क्षेत्रीय वेग नियत रहता है और तीसरा था कि मध्यमान दूरी के तृतीय घात या घन के अनुक्रमानुपाती होता है उनका परिक्रमण काल। तो परिक्रमण काल का वर्ग, ये 3 नियम इन्होंने दिए थे। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर आपसे पूछ लिया गया कि 3 नियम दिए थे कि 2 नियम दिए थे, कितने दिए थे। अब आपने प्रैक्टिस नहीं की है, एक बार पढ़ा है, तो एक बार पढ़ने के बाद में तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने बार बार रिवीजन कर लिया है, टेस्ट कर लिया है, तो आपका ये आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे और दूसरा है कि प्रसेनजित अंग महाजनपद के प्रसिद्ध राजा थे। तो प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
प्रसेनजित कहाँ के राजा थे, ये आपको याद रखना चाहिए। ये कोसल महाजनपद के प्रसिद्ध राजा थे। अंगुतर निकाय जो है, अंगुतर निकाय में कोसल महाजनपद का उल्लेख मिलता है और इसकी पहली राजधानी अयोध्या या साकेत थी, ये उसमें कहा गया है और बाद में ये बदलकर श्रावस्ती कर दी गई थी। तो प्रसेनजित अंग महाजनपद के नहीं, ये कोसल महाजनपद के थे। ठीक है, तो पहला इसमें सही है, दूसरा गलत है, केवल एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? उपनिषदों का विषय याज्ञिक कर्मकांड है। दूसरा है कि ईश, कठ व श्वेताश्वर उपनिषद पद्य में है। तीसरा है कि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद हैं, जिन्हें वेदांग भी कहा जाता है। और चौथा है उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है, जिनका मुख्य ध्येय ज्ञान की खोज है। अब आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो उपनिषदों का विषय याज्ञिक कर्मकांड जो दिया हुआ है, याज्ञिक कर्मकांड, ये नहीं है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। बाकी सारी बातें उपनिषद के बारे में सही दी हुई हैं। उपनिषदों का विषय इससे भिन्न है, पूर्णतया दार्शनिक ग्रंथ है। ये ज्ञान की खोज करना इनका उद्देश्य है। भारत में महदवी आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? महदवी आंदोलन, इसको शुरू किया था सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने। किसने शुरू किया था? सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने। नाम था महदवी आंदोलन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चैतन्य ने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के लिए जाति, धर्म और लिंग के बंधनों को तोड़ दिया। दूसरा है कि चैतन्य को लोग कृष्ण का अवतार मानते थे। कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने, जाति, धर्म और लिंग के बंधनों को तोड़कर लोकप्रिय बनाने का श्रेय इनको दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है और दूसरा भी ये सही है, लोग इनको कृष्ण का अवतार मानते थे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से स्टेडियम या क्रीड़ा स्थल के साक्ष्य पाए गए हैं? जैसे स्टेडियम आजकल होते हैं, ऐसे 1990-91 की बात है, RS बिष्ट एक खोज कर रहे थे, तो 1990-91 में धौलावीरा में, है ना, धौलावीरा में उनको स्टेडियम मिला था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धौलावीरा कहां पर है? कमेंट करके बताइए। धौलावीरा किस स्टेट में है? कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? कौन सा राजवंश है जो देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? मौर्य, शुंग, कुषाण, शक, क्षत्रप, कौन सा है इसमें? देवपुत्र की उपाधि यानी कि दैवी उत्पत्ति, दैवीय उत्पत्ति जो है उसमें विश्वास करना, यह सिद्ध करता है। दैवीय उत्पत्ति, देवपुत्र यानी दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसमें ये विश्वास करते थे। और चीनी सम्राट जो थे उस अपने को स्वर्गपुत्र कहते थे, उसी पैटर्न पे ये लोग देवपुत्र कहते थे। तो ये राजवंश था कुषाण। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कनिष्क के लेखों में उसे क्या कहा गया है? महाराजा धीराज देवपुत्र कहा गया है। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें देवपुत्र महानुपाय ये प्रयुक्त हुआ है कुषाणों के लिए। तो कुषाण ये थे। नागार्जुन स्तूप किस काल में निर्मित हुआ था? बौद्ध युग में, मौर्य युग में, गुप्त युग में, गुप्तोत्तर युग में, कब हुआ था? तो जो नागार्जुन स्तूप है ये मौर्य काल में निर्मित हुआ। कब निर्मित हुआ? मौर्य काल में। और अशोक के द्वारा इसको तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार प्रांत के गया जिले में नागार्जुनी चट्टानों को काटकर बनाया गया था। कहां पर? गया जिले में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण में यूएसएसआर ने सहायता की थी और बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण में अंग्रेजों ने सहायता की थी। उपरोक्त में से कौन सा सही है? भिलाई और बोकारो दोनों इस्पात संयंत्र जो शुरू किए गए थे ये 1965 में, बोकारो 1965 में शुरू हुआ है ना, और ये जो है दोनों यूएसएसआर के सहयोग से, रूस के सहयोग से ही शुरू किया गया था। पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची फर्स्ट सेकंड को आपको सुमेलित करके बताना है। सलाल जल विद्युत शक्ति परियोजना, कर्नाटक, इधर एक तरफ स्थान दिए हैं और एक तरफ यहाँ विद्युत परियोजनाएं दी हुई हैं। तो जो सलाल जल विद्युत परियोजना है, बालीमेला है, शरावती है, कोयना, ये स्थान से मिलाइए। तो सलाल आपकी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर देखिए 2 नंबर पे है और बालीमेला जो है ये उड़ीसा में पड़ती है, तो उड़ीसा आपका 4 नंबर पे है।
शरावती जो परियोजना है ये कर्नाटक में है, कर्नाटक 1 पे है, और जो ये कोयना है ये महाराष्ट्र में है, तो ये 3 हो जाएगा। तो 2413, 2413 सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन कारण का एक प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति के उदय ने भारतीय राजनीति में एक नए तत्व का सूत्रपात किया, जैसा कि पूर्ववर्ती युग में विजयनगर में किया गया था। और दूसरा कारण दिया हुआ है कि पूर्व मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में देवगिरी के यादवों के नेतृत्व में राष्ट्रहित के लिए खड़े होने के कारण मराठों की पृष्ठभूमि में उच्च कोटि की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों की विरासत विद्यमान थी। इतनी बड़ी बात है, सही से पढ़िए। तो यहां पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि पूर्व मध्यकालीन युग में देवगिरी के यादवों के नेतृत्व में राष्ट्रहित के लिए खड़े होने के कारण मराठों की पृष्ठभूमि में उच्च कोटि की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों की विरासत जो विद्यमान कह रहा है, ये विद्यमान नहीं थी। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। अब ये देखिए यहां पर दिया है ए सही है किंतु आर गलत है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आजकल विकल्प भी चेंज हो रहे हैं, तो आप उसको देख लिया कीजिए कि किस पे आपका आंसर सेट है, क्योंकि पहले वो निश्चित रहता था इसी पे, अब ऐसा नहीं है। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? कौन था ये? तो ये था कुलोतुंग फर्स्ट। कौन था? कुलोतुंग फर्स्ट। श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने कुलोतुंग प्रथम के साथ अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी, और कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका के चोल प्रभाव की समाप्ति के लिए किसी कटुता का प्रदर्शन फिर नहीं किया। फिर अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्प पेरुमाल के साथ इसने कर दिया था। तो कुलोतुंग प्रथम था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिए थे? मुगल शासक था ये, और इसने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिए। इसको इसी कारण से कई बार माना जाता है कि ये मतलब बड़ा कल्याणकारी कदम उठाता था, विभेद नहीं करता था, धार्मिक विभेदों की समाप्ति कर दी थी। तीर्थ यात्रा कर की जो समाप्ति थी ये 1563 में की गई थी, और ये किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? इब्न बतूता बगल में जूता, हमने सुना होगा गाना। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था, एक अफ्रीकी यात्री मोरक्को का, और सल्तनत काल में ये आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 1325 से 1351 जो शासनकाल था उसी के मध्य में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसने एक किताब लिखी थी, रहला। रहला किताब इसकी है, ये इसने लिखी थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? यह किसानों से जुड़ा हुआ था। दूसरा है इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एम के गांधी को सहयोग दिया था, और यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रारंभ किया था। चंपारण सत्याग्रह चंपारण तक सीमित नहीं था, ऐसा अगर कहा जाए तो यह गलत होगा। चंपारण तक ही ये सीमित था, तो ये पूरे भारत स्तर पर यह नहीं था। एम के गांधी ने पूर्ण भारत स्तर पर इसको लागू नहीं किया था, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया था, वो था रॉलेट एक्ट। जो राष्ट्रीय स्तर पर गया वो रॉलेट एक्ट था जो पहला था। तो इसको आप गलत करिए, डी। बाकी ये सब सही है। तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था, किसानों से जुड़ा था, जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद ने एम के गांधी का सहयोग किया था। जैसे अब ये प्रश्न है, अब इस प्रश्न में आपको क्या सबसे महत्वपूर्ण बात लगी? सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। तो जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें हम बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन हम करा सकें, सारी चीजें आपको दे सकें। आप इसको, मैं तो ये कहूंगा कि जरूर ज्वाइन करिए, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन इसको करिए या ना करिए, अलग से भी कहीं से आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जो स्तरीय हो उसको आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। कथन कारण का प्रश्न है, मौर्य समाज का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। कारण है कि अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। क्या अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया था और अपनी सेना विघटित कर दी थी? बताइए। अशोक ने धम्म विजय का अनुसरण तो किया था लेकिन अपनी सेना विघटित नहीं की थी। तो दूसरा यहां पर पार्ट ये गलत है। तो यहां पर भी ए सही है। पहला तो सही दिया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था, तो पहला तो सही है, लेकिन आर गलत दिया हुआ है। आर का दूसरा पार्ट ये गलत है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रमुख क्षेत्र के 8 उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत सम्मिलित हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं में 8 प्रमुख उद्योगों का जो भारांक है वो 80% है। कितना है? 80% भारांक है। 80% भारांक नहीं है। ये तो सही दिया है कि 8 उद्योग इसमें सम्मिलित हैं, लेकिन ये भारांक जो है ये 40% है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथों में सौंपी गई, जिसका नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। जब पेशवाओं के अंतर्गत मराठा सेना की जल सेना के प्रमुख हुआ करते थे, और उनका नाम अगर आपको पता है तो आप इसका उत्तर दे लेंगे। उनका नाम था कान्होजी आंग्रे। तो आंग्रे से समझौता होने के बाद पेशवाओं ने कान्होजी आंग्रे को ही मराठा नौसेना का सरखेल सौंप दिया था। ठीक है, उसी को सौंप दिया था। तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गोवा, दमन एवं दीव की मुक्ति, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों का बनना, नागालैंड का अलग राज्य बनना और अंडमान एवं निकोबार का संघीय क्षेत्र होना। ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। आपको बताना है कि इसका कालानुक्रम क्या रहा है। अंडमान और निकोबार जो द्वीप है वो संघीय क्षेत्र बना था 1956 में। ठीक है, ये कब बना था? 1956 में। नागालैंड जो अलग राज्य बना है, तो नागालैंड कब बना है? ये 1962 में। और गुजरात एवं महाराष्ट्र का जो गठन हुआ है ये 1960 भाषा के आधार पर हुआ था। और गोवा, दमन एवं दीव की जो मुक्ति है ये कब हुई थी? तो ये गोवा, दमन, दीव की जो मुक्ति है ये पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था 1961 में। और इस तरीके से आप सेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2, 1, 3। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4, 2, 1, 3। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही तिथिक्रम नीचे दिए गए कूट से निर्दिष्ट कीजिए। नीचे दिए गए कूट से ये तिथिक्रम आपको निर्दिष्ट करना है। योजना आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और राष्ट्रीय विकास योजना। तो योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ था और राष्ट्रीय जो विकास परिषद है ये 1952, और जो दूसरा है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ये 1902 में बना था। तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा 1902। और विकास जो परिषद है ये विकास योजना लिख गया है, इसको परिषद करिए तो ज्यादा सटीक रहेगा। यहाँ पे कर दीजिए परिषद। तो परिषद आप करेंगे तो ये 1952 हो जाएगा और ये 1950 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2, 1, 3 क्या हो जाएगा? 2, 1, 3। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्पविकसित सिद्ध करने वाली प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो ये विशेषता है कि भारत में कृषि की प्रधानता है, धीरे धीरे समाप्त हो रही है। औसत भारतीय का नीचा जीवन स्तर, ये भी है। तकनीकी विकास, तकनीकी विकास नहीं है इसमें, तकनीकी विकास तो हम कर रहे हैं। तो पहला और दूसरा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे इकोनॉमी की क्लास अभी हम कर रहे हैं, इकोनॉमी हमारे जो बैचेज है उसमें इकोनॉमी की क्लास, तो हमने उसमें अलग अलग से पूरा डिस्कस किया है। हमारे पास आरओ के, जीएस का फाउंडेशन, ये सारे बैच हैं और बहुत जल्दी आपको हर सब्जेक्ट वाइज हम आपको बैच उपलब्ध करा रहे हैं बहुत ही कम अमाउंट में, तो आप उसको देख सकते हैं। जल्दी वो लॉन्च होगा, आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग? सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध दिया हुआ है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ था और उस समय ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो डी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। बाकी सब सही दिए हैं, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैनेडियम का उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है। और दूसरा है चीन विश्व के 57% वैनेडियम का उत्पादन करता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो कौन करता है? वो चीन ही करता है, ये तो निश्चित है। तो पहला ये बिल्कुल सही है और दूसरा भी सही है कि 57% जो वैनेडियम है इसका उत्पादन कौन करता है? वो चाइना करता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। और अरुणाचल प्रदेश का जो पापुम पारा है इसमें वैनेडियम मिला था। वैनेडियम के निक्षेप की अभी रिपोर्ट जारी हुई थी 1-2 साल पहले, तब ये चर्चा में आया था। काफी महंगा धातु ये होता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पुरातत्वविदों ने इंडोनेशिया में विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज की है और ये गुफा चित्रकारी कम से कम 45,500 वर्ष पुरानी है। दोनों बातें ये सही हैं। इतनी पुरानी 45,500 वर्ष पुरानी, दोनों बातें यहां पर सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो ये पता चलता है कि उस समय भी रचनात्मक सोच थी, उस समय भी लोग रचनात्मक तरीके से सोच सकते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रूस, तुर्की, सऊदी अरब और भारत को दुसाध्य चार डिफिकल्ट फोर देश का नाम दिया गया। दुसाध्य चार कहा गया इनको। और अगला स्टेटमेंट है कि इन देशों में नागरिकों के पास अपने अधिकारों के लिए लड़ने की क्षमता नहीं है। डिफिकल्ट फोर देश, कभी आपसे पूछा जाए डिफिकल्ट फोर क्या है, तो रूस, तुर्की, सऊदी अरब और भारत, इनके पास अधिकारों से लड़ने की क्षमता नहीं, ऐसा कहा गया। इस वर्गीकरण को ब्रिटेन के एक सदी पुराने नीति संस्थान है चैथम हाउस, एक सदी पुराना है, चैथम हाउस ने इसको किया। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, उसने किया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बड़े आए ये करने वाले, है ना, जहां की खराब स्थिति है वहां की नहीं देख रहे हैं। तो ये पहला पार्ट था। हमने इसमें आधे क्वेश्चन देख लिए हैं एक पेपर के। बहुत लंबा ना हो, क्योंकि खिलवाड़ करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत लंबा ना हो ये सेशन, इस कारण से हमने ये फैसला लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चन देख लेंगे, एक दो दिन बाद आपको ये मिल जाएगा। और आप इसको करते रहिए, साथ में प्रैक्टिस सेशन जो आप कहीं पे भी कैसे भी कर रहे हैं, उसमें ध्यान रखिए कि वो स्तरीय क्वेश्चनों का आप करें, स्तरीय क्वेश्चंस जो हैं उनको करें। दोपहर में हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है, मंडे टू फ्राइडे हम करते हैं, उसमें आप आइए। बाकी ये टेस्ट सीरीज आप चाहें तो ज्वाइन करें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच।